हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। और जिनकी कहानी लेकर आई हूँ उनका नाम है उषा प्रेमवदा। इनकी जो कहानी है वो जिद और ईगो की लड़ाई पर आधारित है। कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, लेकिन उतना ही नाजुक भी होता है। बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़े से बड़े हर्डल्स इनके रिश्ते को हिला नहीं पाते हैं, कमज़ोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका ये रिश्ता मोहब्बत और विश्वास की मजबूत डोर से बंधा होता है। लेकिन अगर इस रिश्ते पर जिद और ईगो की कैंची चलाई जाए तो फिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। तो आइए हम उषा प्रेमवदा जी की इस कहानी में सुनेंगे कि आखिर मान और हट की लड़ाई में कौन जीतता है। आखिर मुकुल और अमृता का रिश्ता किस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मान और हट। कहानी की लेखिका है उषा प्रेमवदा। जब अमृता की सारी सहेलियां बारात देखकर अंदर आईं, तो वे सब बहुत चुप थीं। उतावली नजरों से अमृता ने उन्हें देखा, लेकिन किसी ने भी उसके होने वाले पति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आशंका से अमृता का दिल धड़क उठा। और दूसरी औरतें भी बारात देखकर अंदर आ रही थीं, और एक ने तो आह भरकर कहा, हाँ भाई, अपना अपना नसीब है। कैसी चांद सी बेटी और कैसा वर। लेकिन जब उसकी नजर सिमटी सिकुड़ी अमृता पर पड़ी तो वो अचकचाकर चुप हो गई। थोड़ी सी देर के लिए जब अमृता की सारी सहेलियां और वे दूसरी औरतें बाहर निकली तो अधीर होकर अमृता ने सुषमा से पूछा, सुषमा, सच बता, वो देखने में कैसे हैं? ढांढस बंधाते हुए सुषमा ने उससे कहा कि केवल रूप से क्या होता है अमृता, और सब बातों में तो वो बहुत अच्छे हैं। और ये सच ही था। और सारी बातों में मुकुल बहुत अच्छा था। अरे भाई, धनी जज का अकेला बेटा था, पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी थी। लेकिन इन सब से अमृता को क्या करना था? उसके दिल में तो इस बात ने गहरा घाव कर दिया था कि उसका पति देखने में बदसूरत है। मुकुल को भी उन्हीं सारी बातों की साथ थी जो हर एक लड़के को होती है, और भाग्य से उसे शायद ऐसी पत्नी मिल भी गई थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन मुकुल ने एक बार भी ये सोचने की कोशिश ना की कि उस उर्वशी सी अमृता के भी ना जाने क्या क्या अरमान होंगे। अरे उसकी समझ में तो बस औरतों को यही सारी चीजें चाहिए थी, रुपया, अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, मोटर, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, और ये सब वो अमृता को दे सकता था। जब कई दिन बीत जाने पर जगमग जगमग करते हुए गहनों के बीच भी अमृता का चेहरा मुरझाया ही रहा, तो मुकुल से रहा ना गया और अपने लहजे में जहर भरकर उसने कहा, क्या किसी पुराने प्रेमी से बिछड़ जाने का गम है? अब ये ऐसी चोट थी कि अमृता तड़प उठी, इसलिए उसने भी जवाब में कहा, कोई भी आंख वाला ये समझ सकता है कि मुझे किस बात का गम है। इस बात को सुनकर मुकुल एक क्षण के लिए अवाक रहा, लेकिन फिर उसने कहा, ओह, तो क्यों नहीं अपने माँ बाप से कह दिया था कि तुम्हें कोई कामदेव चाहिए था? अमृता ने कहा, वही लोग तो मेरे दुश्मन हो चुके हैं, तो फिर मुझे क्यों दोष देती हो? एक बात कान खोलकर सुनना, मैं तुम्हारे जैसी ना हजारों को खरीद सकता हूं, और अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो मैं भी तुम्हें दिखला दूंगा। जवाब में अमृता भी पीछे ना रही, ठीक है, और अगर आपको अपनी दौलत पर घमंड है तो मैं भी आपको दिखला दूंगी। ये सुनकर मुकुल गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। गुरूर तो देखो इस लड़की का, अभी 4 दिन हुए हैं शादी को,
लेकिन बराबर से जबान चलाती है। और इधर अमृता भी गुस्से में रोकर कह रही थी कि शक्ल और सूरत तो ऐसी है कि जी चाहता है कि अपनी आंखें फोड़ लूं, और ऊपर से ऐसा मिजाज। पता नहीं, अगर देखने में थोड़ी गनीमत होते तो जमीन पर शायद पैर ही ना रखते। अमृता थोड़े दिन वहां रही, लेकिन मुकुल उससे नहीं बोला। थोड़े दिनों बाद अमृता अपने ससुराल चली गई। मुकुल तब भी उससे नहीं बोला, बस भारी दिल लिए इधर उधर घूमता रहा। कुछ दिन बीत जाने पर मुकुल के यहाँ से अमृता को बुलाने के लिए खत आया, लेकिन अमृता ने जाने से साफ इनकार कर दिया। माँ खूब नाराज होकर बोली, अरे अजीब लड़की है, अरे पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे तो नाक कटवाने पर तुली हुई है। माँ की इस बात को सुनकर अमृता उबल पड़ी और उसने भी गुस्से में माँ से कहा, देखो माँ, तुम लोगों ने पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, अब मुझे मजीद तंग ना करो, कह चुकी हूं ना कि मैं नहीं जाऊंगी। अमृता की माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा कि क्या हमने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है? अरे हमने तो तेरा भला ही चाहा था। एक बात बता, क्या रखा है शक्ल और सूरत में? अरे इज्जत तो रुपयों की है ना। अमृता ने माँ की इस बात का कोई जवाब ना दिया। इधर मुकुल ने खाने का निवाला मुंह में लिया ही था कि बहन बोली, सुना भैया, भाभी नहीं आएंगी। क्या? हाँ, उनके यहाँ से खत आया है और लिखा है कि वो बीमार हैं। जाने क्या हुआ कि मुकुल बिना खाए ही उठ गया। बाहर आकर उसने सिगरेट सुलगाई और खोया खोया सा दूर देखने लगा और सोचने लगा कि अमृता आना नहीं चाहती है, क्योंकि मैं काला हूं, भद्दा हूं, बदसूरत हूं। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो हमेशा ही सुंदर पत्नी चाही थी और मुझे मिली भी। मैं अमृता को सब कुछ दे सकता हूं, उसे रानी की तरह बनाकर रख सकता हूं। लेकिन अगर उसे अपने रूप पर मान है तो मैं भी अपने हट का पक्का हूं। झुकेगी तो अमृता। लेकिन मुकुल अमृता को नहीं जानता था। मुकुल के पिता ने बार बार बुलाया, लेकिन अमृता नहीं आई। मुकुल बार बार उसे खत लिखने की सोचता, लेकिन ना जाने उसे क्या रोक देता। शायद अपने पुरुष होने का आत्माभिमान। दिन बीतते गए। अमृता को लगा जैसे वो खोखली हो गई है। जब कभी अपनी शादी की बात सोचती तो उसे वो बुरे सपने सा लगता। वो सोचती कि काश ये सपना टूट जाए और वो पहले वाली बेफिक्र अमृता हो जाए। लेकिन ये सपना नहीं था, इसलिए नहीं टूटा। जब कभी अमृता की कोई सहेली उत्सुक होकर अमृता से पूछती कि अरे अमृता, तुम कब अपने ससुराल जाओगी, तो अमृता अपने लहजे को बहुत ही सहज बनाकर कहती, बस पढ़ाई खत्म कर लूं, फिर अब चली जाऊंगी। धीरे धीरे ये खबर मुकुल के घर वालों तक भी पहुंच गई कि पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है, अमृता आना नहीं चाहती है। और इस समाचार की पुष्टि करते हुए मुकुल की दूर की बुआ बोली, अरे ए भाभी, तुम न जाने किन चक्करों में पड़ गई। अरे आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। मुकुल की मां की आंखें भर आई। अरे हमें क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे देखने में तो ऐसा भोला मुंह है उसका कि क्या ही कहें। अरे ए भाभी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे हमारे मुकुल को तो हजारों मिल सकती हैं। तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं?
अब नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, पढ़ लिख लेगी तो आ ही जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात के बारे में जितना सोचा, उन्हें ये बात सही लगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अगर अब अमृता नहीं आती है तो वे जाड़ों में मुकुल की दूसरी शादी कर देंगे। और जब उस आखिरी खत का भी जवाब आ गया कि अमृता को पढ़ना बहुत है इसलिए वो आ ना सकेगी, तो मुकुल की मां ने हिम्मत करके मुकुल के सामने दूसरी शादी की बात छेड़ दी। मुकुल ने जैसे ही दूसरी शादी की बात सुनी, उसके दिल में टीस सी उठी और उसने मां से कहा, मां तुम क्या ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? उसके कहने का ढंग ऐसा था कि उसकी मां ने आगे कुछ ना कहा। लेकिन जब अमृता के घर वालों ने यह बात सुनी कि वे मुकुल की दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो ये सुनकर वे सन्न रह गए। अमृता के हट का ये परिणाम होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने अमृता को डांटा, समझाया, फुसलाया, लेकिन अमृता नहीं मानी। वो तो अपनी बात पर अटल रही कि वो मुकुल के घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, कर ले दूसरी शादी। और उसने साथ में अपने घर वालों को यह भी कह दिया कि अगर वो घर वालों पर बोझ बन गई है तो वो जल्द ही कहीं नौकरी कर लेगी। परिणाम ये हुआ कि उसके घर वालों ने उससे बात करनी बंद कर दी। कभी कभी अमृता अकेले में सोचती कि अगर मुकुल झुकता तो शायद वो उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन खुद उसे झुकना स्वीकार नहीं था और इस बात ने उसे एक आभासी दे दी। इसलिए परीक्षा देने के बाद नौकरी करने के लिए वो सबसे दूर पूना चलेगी। मुकुल के दिल में जो एक क्षीण सी आशा थी अमृता के लौट आने की, वो भी टूट गई। अब उसे यकीन हो गया कि अमृता कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। एक दिन अमृता को एक निमंत्रण पत्र मिला मुकुल की शादी का। शायद किसी ससुराल वाले ने उसके साथ ये भद्दा मजाक किया था जिससे कि अमृता भी जान जाए। लेकिन एक अनजाने में ही एक आह उसके होठों तक आ गई। उसने फौरन वो निमंत्रण पत्र फाड़ डाला और सूनी सूनी आंखों से उनके टुकड़ों को देखती रही। ये सूनापन और खालीपन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस सूनेपन और खालीपन के साथ जिंदगी बिताते बिताते अब उसे 8 साल हो चुके थे। मुकुल पुरुष है, बार बार अपनी दुनिया बसा सकता है, लेकिन अमृता? एक जाड़े की सूनी लंबी शाम में अमृता चुपचाप अपने अंगीठी में दहकते हुए कोयले को देख रही थी। कभी ऐसी ही आग उसके दिल में भी धधक रही थी, लेकिन अब वो बुझ चुकी थी। बची थी तो सिर्फ गर्म राख। दर्द में अब उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन वो रोम रोम में भिद गया था। अमृता ने बाहर नजर डाली तो अंधेरे में उसे एक परछाई सी दिखलाई थी। सुनसान खाली सड़क पर कोई फूला भटका सा घूम रहा था। अमृता ने सोचा कि शायद ये भी मेरी तरह लक्ष्यहीन है। शायद इसके भी कोई घर नहीं है जहां ये शाम को लौट कर जा सके। पता नहीं, लेकिन अमृता के दिल में उस अनजान व्यक्ति के लिए क्यों संवेदना भर उठी। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अमृता ने दरवाजा खोला तो वो चौंक कर पीछे हट गई। सामने मुकुल खड़ा हुआ था। आप? हाँ, मैं। मुकुल ने
एक नन्हे से बच्चे को सावधानी से एक आराम कुर्सी पर लिटा दिया। अमृता अवाक खड़ी रही। मुकुल ने अमृता से कहा कि अमृता, मेरी पत्नी मर चुकी है, लेकिन उसके मरने से मेरी जिंदगी में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसके जीते जी भी उतना ही अकेला था जितना तुम्हारे जाने के बाद से। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी, कभी नहीं स्वीकार करोगी, और मैं नहीं जानता कि मुझे आज यहां क्या खींच लाया है। शायद एक उम्मीद। अमृता उसे एक टक देख रही थी। इन 8 सालों में वो बहुत बदल गया था। बरसों का बीमार सा, खोया खोया, टूटा टूटा सा। उसके दर्द ने उसे एक अलग तरह का आकर्षण दे दिया था, जिसे सिर्फ अमृता की आंखें ही देख सकी। बच्चा रोया तो अमृता ने झपट कर उसे उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे उसे थपकने लगी। ना जाने उसके दिल में ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।